इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और एक ही क्वेश्चन जो है ना बाबू आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो आइए एक ही क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ समझने की पूरी कोशिश करते हैं। इससे पीछे मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने करा दिया है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट के साथ सभी चीज़ को क्लियर करेंगे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, आप लोग जाकर के देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है और हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है, कभी 2 नंबर में तो कभी 1 नंबर में पूछ दिया जाता है ना। ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आइए धज्जियाँ उड़ा देते हैं। ये क्वेश्चन 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आइए अब हम समझते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन दिया गया इसको हमें PYQ के रूप में बदलना है। कैसे बदलेंगे, बड़ा आसान है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिख लेते हैं, और आप चाहो तो डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताऊँगा ट्रिक के माध्यम से। हम क्या करेंगे, 247 है ना, 247 को सबसे पहले लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 247। अब लगाएंगे क्या, बट्टा। अब देखो बार जितने अंक पे लगा है यानी जितनी संख्या पे लगा है उतना 9 आपको नीचे डाल देना है। यहाँ पे 2 संख्या के ऊपर बार लगा है तो 2 9 नीचे डाल देना, हमने डाल दिया। अब देखो दशमलव और रेकरिंग के बीच में एक भी संख्या नहीं है, इसलिए एक भी जीरो यहाँ पे नीचे नहीं पड़ेगा। अगर हमें दशमलव और रेकरिंग के बीच में अगर कोई संख्या, जितना संख्या रहता है ना उतना जीरो हम नीचे बैठाते, इस बात को ध्यान रखना। हम सॉल्व कर देंगे, वो भी आपको बताते हैं। अब बार के बाद जितनी भी संख्या आता है उन सभी को क्या करते हैं, ऊपर वाले में से हम घटा देते हैं। जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू, 245 आएगा, क्योंकि 47 में से 2 घटाएंगे तो 45 आएगा और बट्टे में हो जाएगा 99, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब हम क्या करेंगे, मान लो कि इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए कि पहले में एक अलग से एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि ये इस टाइप का, तो ऐसे सॉल्व कर लिए। मान लेते हैं कि 2 है, दशमलव है, 4 है और सिर्फ 7 पर रेकरिंग है, तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे बाबू, जो संख्या ना उसी को हम सबसे पहले लिख लेंगे, 247 लिख लेंगे, फिर बट्टा लगाएंगे। अब देखो जितनी संख्या पे 9 है उतनी 9, जितने संख्या पे बार लगा है ना, जितने संख्या पे बार लगा है उतनी 9 नीचे डालना है। तो बाबू यहाँ एक संख्या पे बार लगा हुआ है तो एक 9 नीचे आप क्या करेंगे, डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दशमलव और रेकरिंग के बीच में एगो संख्या है तो एगो जीरो नीचे डालेंगे। यही मैं आपको ऊपर समझाने वाला था, तो मैंने यहाँ पे लेकर के आपको समझा दिया। मान लेते हैं दशमलव और रेकरिंग के बीच में 3 गो संख्या रहता तो 3 गो जीरो नीचे हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक संख्या है तो एगो जीरो लिख दिए। अब रेकरिंग के बाद जो भी संख्या आता है उसको घटा दो, तो रेकरिंग के बाद ये दोनों आता है, 24 आता है, इन 24 को घटा देंगे। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 24 को घटा देंगे, और घटाने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना होगा बाबू, 3 होगा। अब 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 2 होगा। अब ये 2 है तो 2 लिख लेंगे, 223 बट्टा हमारे पास 90 आ जाएगा, और यही हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो आपने पहले प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझ लिया। यहाँ पे देखो बाबू दूसरा प्रश्न क्या, आइए अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 2। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए इस प्रश्न को हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं, और इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 कहता है कि यदि अल्फा कॉमा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² - 4x + c हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करें। ये तो बड़ा सिंपल है। हम क्या करेंगे, यहाँ a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 1 है। ABC जो होता है वो अचर संख्या होता है, तो हम अचर संख्या ही लेंगे। तो a के जगह पे हम लेंगे 4 जो कि अचर है, x हम नहीं लेंगे क्योंकि वो चर है। ओके, तो a का मान लिया 4। उसके बाद हम क्या करेंगे बाबू, b का मान ले लेंगे। तो b का मान हमारे पास क्या है, -4 है तो 4 लेंगे, और उसके बाद c का मान ले लेंगे। तो c का मान 1 है तो 1 लेंगे। हमें ज्ञात करना है अल्फा बटे बीटा प्लस में बीटा बटे अल्फा का मान। कोई दिक्कत नहीं है, इसी को हम ना सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो अल्फा बटे बीटा है, अब प्लस में बीटा बटे में अल्फा है। अब हम क्या करेंगे, बीटा और अल्फा का एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा।
बीटा से बीटा कट जाएगा तो बचेगा कि अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, ये प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस। अब देखो ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा तो बचेगा बीटा, बीटा से बीटा में गुना करेंगे तो ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा। काटने का मतलब समझ रहे हैं ना कि बीटा से इस अल्फ़ा इंटू बीटा में भाग दिए थे तो बीटा बीटा से कट गया था तो अल्फ़ा बचा, अल्फ़ा से अल्फ़ा में गुना किया तो अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, है ना। तो आपने सोच लिया यानी ले आया। अब हम क्या करेंगे बाबू, हमने तो फॉर्मूला याद किया था अल्फ़ा इंटू बीटा का और अल्फ़ा प्लस बीटा का, है ना, लेकिन यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई। तो इसको हम क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो अगर आपसे मैं पूछूंगा कि ए स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है तो आप कहेंगे बाबू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो ए स्क्वायर के रूप में अल्फ़ा स्क्वायर है, बी स्क्वायर के रूप में बीटा स्क्वायर है ना। तो इसको हम तोड़ देंगे इस रूप में। तो क्या है हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बाबू अल्फ़ा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर करेंगे, कर दिए, माइनस में 2ab है तो 2a के जगह पे रखेंगे अल्फ़ा और b के जगह पे रखेंगे बीटा, ठीक है, और बटा में हमारे पास क्या अल्फ़ा इंटू बीटा तो अल्फ़ा इंटू बीटा रख देंगे। इसको अब इधर हम सॉल्व करते हैं, देख लेना ध्यान से। तो भैया अल्फ़ा इंटू बीटा तो अल्फ़ा ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है बाबू माइनस के b बाई ए होता है, ठीक है, और होल स्क्वायर है तो इसका करेंगे होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस तो माइनस 2 गुने अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है c बाई ए होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे c बाई ए, बटा लगाएंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है c बाई ए, तो c बाई ए डाल देंगे। हमने डाल दिया, कौन दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ से क्या करेंगे बाबू देख लो ध्यान से, माइनस बी बाई ए है तो ये माइनस है और b का वैल्यू हम देखेंगे, b का वैल्यू भी माइनस है, -4 है ना, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा 4 सिर्फ, तो b के जगह पे हम सिर्फ 4 रख देंगे और बटा में a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो हम लिखेंगे 4। अब इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस तो माइनस 2 गुने c बाई ए, तो c की वैल्यू हमारे पास 1 है और c बाई ए की वैल्यू हमारे पास 4 है और बटा में क्या बचा c बाई ए, तो यानी 1 बटा में 4 बच गया। अब इसको हम इधर सॉल्व करते हैं, 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा एक मर्तबे, है ना, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के होगा, करेक्ट। देखो 2 दूना 4 हम इसको काट सकते हैं, काट दिए तो बचा क्या माइनस में 1 बटा 2 बचा, करेक्ट, हमने निकाल दिया। ये मेन बटा तो मेन बटा 1 बटा 4 तो 1 बटा 4 हमने लिख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे बाबू, देखो यहाँ से करते क्या है कि ये 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस तो माइनस 1 बटा 2 है ना, तो 1 बटा हम 2 लिखेंगे। अब इसके नीचे 1 छिपा है तो 1 छिपा रहने देंगे, ये बटे में 1 बटा 4 तो 1 बटा 4 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे 2 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, देन इसमें 1 से 2 में भाग दिए तो भागफल 2, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, माइनस 2 से 2 में भाग दिए भागफल 1, 1 से 1 में गुना किए तो 1 हुआ, बटे में हमारे पास 1 बटा 4 है तो 1 बटा 4 आ गया। अब यहाँ पे देखो 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा बाबू हमारे पास, है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा और बटा में ये 2 तो 2, ठीक है। अब ये मेन बटा बचा, मेन बटा का देखो इसको तो हमने इस रूप में लिख दिया, मेन बटा है तो बटा का मतलब होता है भाग, भाग को अगर गुना में ले जाएंगे तो 4 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, 2 दूना 4 काट दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा सिर्फ 2 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 1 से 1 आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 बचा 2 हमारे पास आंसर आ गया। तो आपने दूसरा प्रश्न को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे तीसरा प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कहता है जरा ध्यान से देखिएगा, है ना, ये देखो तीसरा प्रश्न कहता है कि अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि दिए गए रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत। तो सबसे पहले हम जानेंगे संगत कब होता है और असंगत कब होता है। तो बाबू हम आपको बता देते हैं, जैसे कि a1 बटा में a2 रहता है और b1 बटा में b2 रहता है और बराबर में c1 बटा में c2 रहता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है बाबू, संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है। जब हमारे पास a1 बटा में a2 और बराबर
नहीं है b1 बटा में b2, तो इस प्रकार भी का जो समीकरण तुलना करते हैं इस प्रकार का आता है तो भी क्या होता है, संगत होता है ना। लेकिन अगर a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 और बराबर नहीं होगा c1 बटा में c2, तो इस प्रकार के जो समीकरण होंगे वो असंगत होंगे। क्या होंगे, असंगत होंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये समीकरण और ये समीकरण है, तो इसको हम क्या करेंगे, तीसरा प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, इसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, यहीं पे एलसीएम ले लेते हैं, 2 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बाबू, 3 दूना 6 हो जाएगा। क्या होगा, 6 हो जाएगा, है ना, यही तो होगा। तो 6 आ गया, 2 तिहाई 6, 3 बचा, 3 से 3 में गुना करेंगे, 3 तिहाई 9 और x है तो 1, 9x होगा। बटार के जोड़ कर रहे हैं, ठीक है, प्लस है तो हम प्लस करेंगे, 3 से 6 में भाग देंगे तो 3 दूना 6, 2 आएगा। 2 से 5 में गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और ये y है तो y, और बराबर में हो जाएगा 7। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आर पार गुना करके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9x प्लस में 10y बराबर में 7 छक 42, ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 हमारे पास ये है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 9x माइनस के 10y और बराबर में क्या है, 14, ये समीकरण 2 है। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बाबू, देख लेना ध्यान से, आप चाहो तो ये प्लस का 42 है, इधर करके माइनस भी कर सकते हो, वैसे भी सॉल्व कर लेना। तो आप लोग तो होशियार हो, कर ही लोगे। हम डायरेक्ट तुलना करते हैं इस पर। चलो a1 का वैल्यू हमारे पास क्या है, a1 का वैल्यू हमारे पास क्या है, और बटे में a2 है, तो a1 बटा a2। फर्स्ट समीकरण में ये a1 है, b1 है, ये c1 है। सेकेंड समीकरण में ये a2 है, b2 है, c2 है। तो a1 हमारे पास 9 है और a2 हमारे पास 9 है। 9 से 9 काटेंगे तो 1 आंसर आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे b1 बटा b2, तो b1 बटा में b2, अब b1 बटा b2 का मान देखेंगे। अब यहाँ पे देखो बाबू, b1 कौन है हमारे पास, तो b1 हमारे पास जो है ये है 10, और b2 हमारे पास क्या है, b2 हमारे पास क्या है, माइनस के 10 है। याद रखना, b1 10 है और b2 हमारे पास माइनस के 10 है। इसको काटेंगे, 10 से 10 कट जाएगा तो ये तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहीं पे पता चल गया कि a1 बटा a2 की वैल्यू 1 है, b1 बटा b2 की वैल्यू -1 है, दोनों बराबर नहीं है। तो यहीं से कंडीशन, तो आगे हमको बढ़ने की ज़रूरत नहीं है बाबू। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, क्योंकि दोनों का मान अलग अलग है, बराबर नहीं है। और जब इस प्रकार का आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। तो लिखेंगे अतः यह समीकरण क्या है बाबू, संगत है। ठीक है, संगत है, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। आइए अब हम क्या करते हैं बाबू, तीसरा तो सॉल्व करिए लिए, इस चौथा प्रश्न को हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। चौथा क्या कहता है कि दिए गए समीकरणों के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। देखो बाबू, ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था ये 2014 में आ चुका है, इस बात को ध्यान रखना। सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा कहता है कि दिए गए समीकरणों के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे बाबू, गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेंगे। इसमें हमको क्या जाता है, तो बाबू इसको हम गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो चौथा प्रश्न क्या कहता है कि 2x² माइनस के x और प्लस के 1/8 बराबर में 0 है। तो हम क्या करेंगे, 8 को हटाने के लिए हम समीकरण में इसमें जो है 8 से गुना कर देंगे। तो चलो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 8 दूना 16x² माइनस के 8x। अब देखो 8 से 8 कट जाएगा तो हमारे पास प्लस का 1 बचेगा और बराबर में 0। तो यही हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका मूल ज्ञात करना है, तो गुणनखंड विधि से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो गुणनखंड विधि कहता है कि फर्स्ट इंटू लास्ट करो, तो इससे इसमें गुना करेंगे तो 16x² हो जाएगा, माइनस 8x को तोड़ दो। ठीक है, तो हम तोड़ते हैं, ये हो जाएगा 16x², है ना।
अब -8x को तोड़ेंगे तो ऐसा तोड़ना कि जोड़ने या घटाने पर माइनस के 8x पूरे और गुना करने पर प्लस का 16x² पूरे। तो 4 चौके 16 और 4 4 8 होता है। तो हम क्या करेंगे बाबू, माइनस के 4x कर देंगे और माइनस के 4x कर देंगे। तो -4x में गुना करेंगे तो प्लस का 16x² होगा। -4x माइनस के 8x हो जाएगा, है ना। अब ये प्लस का 1 है तो 1 बराबर में हो जाएगा 0। इन दोनों को अलग तोड़ लो, इन दोनों को अलग तोड़ लो, है ना। तो इनमें हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4 कॉमन लेंगे, 4x कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास 4 चौके 16, ये 4x बचेगा, माइनस के इसमें 1 बचेगा। ये माइनस का इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस के इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन ले ही सकते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो जो भी माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। तो ये माइनस का 4x है ना, ये प्लस का 4x हो जाएगा। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, हमने लिख लिया बराबर में 0। इन दोनों में से 1 बाहर कर लो तो हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस का 1 बराबर में 0। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना, कहने का हम डायरेक्ट कर दिए, इन दोनों में से 1 आएगा ये वाला, तो इसके बराबर में हम डायरेक्ट 0 रख दिए। फिर ये और ये निकलेगा, है ना, 4x माइनस के 1, इसके भी बराबर में 0 रख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक स्टेप आप चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप लोग होशियार हो, अंतिम समय में आ चुके हो, तो ये सब थोड़ा हमें तरपना पड़ता है ताकि आपकी IQ लेवल हम चेक कर सकें। अब यहाँ पे क्या है, 4x है ना, 4x माइनस का 1 है ना। तो बराबर में अगर हम 0 रखें तो ये माइनस का 1 है, बराबर से लगाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 है तो 1 और ये 4 गुना में तो बट्टा में आ जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा। इसका भी वही मान होगा, x बराबर हम डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस का 1 है, बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का 1, 4 गुना में बराबर से लगाएंगे तो बट्टा में, तो 1/4 आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो x की वैल्यू 1/4 और 1/4 ही आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई तरीके की परेशानी नहीं ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। आइए अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ बाबू प्रश्न क्रमांक 5। ये प्रश्न क्रमांक 5 जो है 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम क्या करेंगे बाबू, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना। कहता है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग निकाले। हमें योग ज्ञात करके बताना है 1000 धन पूर्णांक का। जैसे कि अगर हम पहला पद 1 लिखते हैं, है ना, उसके बाद दूसरा पद 2 लिखते हैं, तीसरा पद 3 लिखते हैं, इसी तरीके से हमें क्या करना है, 1000 पद तक जाना है और इन सभी को क्या करना है, योग करके हमें बताना कि कितना आंसर होगा। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं बाबू, कि इसमें पहला पद क्या है। तो पहला पद यानी A1, A बराबर कह सकते हैं 1 है। D हम कैसे ज्ञात करते हैं, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटा देते हैं, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। अब यहाँ पे देखो, ये जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ऐसे करके जाओगे तो ये 1000वां पद आएगा, मतलब A1000 यानी 1000वां पद 1000 है ना। तो n के जगह पे 1000, इस बात को ध्यान रखना। तो n बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1000 हमने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब पदों का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एसएन का प्रयोग करते हैं। एसएन बराबर क्या होता है बाबू, n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी होता है, और यही ना होता है। तो इसमें हम पुट करेंगे, देखो n के जगह पे रखेंगे 1000, 1000 में 2 से भाग देंगे तो डायरेक्ट हम कह सकते कि 500 बचेगा, तो हमने 500 कर दिया, कोनो दिक्कत नहीं। 2 है और बीच में गुना है, यानी 2a जो देख रहे हैं तो 2 और a के बीच में गुना है, a का मान 1 है तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, तो 2 रख दो डायरेक्ट ना, काहे दिक्कत उतना। अब यहाँ देखो प्लस है तो प्लस हम लिखेंगे, n-1 है, n के जगह पे लिखेंगे 1000, तो 1000 में से 1 घटेगा, तो 1000 में से 1 घटेगा तो 999 बचेगा, और 999 में 1 से गुना करेंगे, क्योंकि d का मान हम 1 रखेंगे, तो 999 में 1 से गुना करेंगे तो 999 होगा। कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट बना दिए। आप लोग तो होशियार है, ये है सॉल्व कर लेना। अगर किसी को तकलीफ होता है कि इस टाइप के प्रश्न जो डायरेक्ट हम बनाते हैं तो कमेंट करना कि सर थोड़ा डिटेल में बताइएगा, ठीक है, ऐसे कमेंट कर देना मेरे को। अभी 999 में 2 से 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1001 होगा, है ना, ये आ गया। कोष्ठ हटाए, इसके लिए हम गुना, अब गुना करो,
देखो डबल जीरो, पहले वो डबल जीरो को साइड में रखो, 5 से गुना कर लो, 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5, 5 से डबल जीरो में गुना करेंगे तो 0 0 ही होगा, 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5, 500 500, यही हमारे पास आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो आपने किस प्रश्न को सॉल्व किया, 5वां प्रश्न को हम सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। आइए बच्चों अब हम क्या करते हैं, 6ठा प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। आइए बच्चों अप्पू आ रहे हैं, तैयार करो। सोशल मीडिया पे आजकल खूब ट्रेंड चल रहा है ना, तुम लोगों को पता ही होगा। अच्छा अब ये देखो 6ठा प्रश्न है। 6ठा प्रश्न क्या कहता है कि यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a इकाई है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये तो बड़ा आसान है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, उसी पे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज है, ये लो समबाहु यानी सभी भुजा आपस में बराबर हो, यानी सभी बाहु आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा अगर 2a है, मान लो 2a है, तो इनकी सभी भुजा क्या होगी, 2a होगी, ठीक है। ये भी 2a, नामकरण कर देते, ये a, ये b और ये c हो जाएगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुनी ऊंचाई होता है। तो आधार तो हमारे पास है लेकिन ऊंचाई नहीं है, तो ऊंचाई नहीं है तो ऊंचाई के लिए हम लंबर डाल देंगे रचना करके, यहाँ पे लंब डाल दिए, इसको मान लेते हैं d, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री होता है, समकोण होता है, इस बात को ध्यान रखना। और समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं, कर्ण कहलाता है। तो कर्ण आधार और लंब की मदद से, यानी यहाँ पे हम लंब निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो बाबू हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे हल। 6ठा प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, हल, ठीक है। ये AD क्या लंब है, तो AD का स्क्वायर बराबर क्या होगा वो हम निकाल रहे हैं, AD बराबर, है ना, AD स्क्वायर बराबर, तो यानी लंब का स्क्वायर बराबर, है ना। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या, तो कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण कर्ण हमारे पास AC है, तो AB का स्क्वायर करेंगे और प्लस में क्या करेंगे, BD का स्क्वायर करेंगे, तो BD का स्क्वायर कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे देख लो बाबू, ध्यान से देखने वाली बात क्या है। अच्छा हमने यहाँ पे एक चीज़ गलती किया, मालूम है रे बाबू, यहाँ लंब है और लंब बराबर ये फॉर्मूला नहीं होता है बाबू, ठीक है। लंब बराबर, लंब हमारे पास AD है ना, तो AD स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण में से आधार को घटा देते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो कर्ण हमारे पास AB है, तो AB का स्क्वायर माइनस के BD, तो BD हमारे पास, BD को हम घटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे BD का स्क्वायर, घटा दिए। अब यहाँ पे देख लो बाबू AD है ना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि AD का स्क्वायर रहने देते हैं अब बराबर में। देख लो बाबू यहाँ पे ये BC जो है ये 2a है, तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 2a है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, a होगा, और यहाँ भी a होगा, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा। तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो बाबू AB का मान हमारे पास क्या है, AB का मान है 2a, तो 2a का स्क्वायर कर देंगे और माइनस में BD का मान हमारे पास a है, तो a का स्क्वायर कर देंगे। अब हमारे पास AD का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर होगा, माइनस के ये a स्क्वायर। अब देख लो बाबू यहाँ से क्या करेंगे कि AD का स्क्वायर बराबर हो सकता है, यहाँ पे 4a स्क्वायर में से एगो a स्क्वायर घटेगा तो 3 गो a स्क्वायर बचेगा, है कि नहीं। तो AD बराबर सिर्फ हम कहें तो क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट पड़ेगा, रूट में 3 रूट अंडर 3a स्क्वायर होगा, यही ना होगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ये कर सकते हैं कि a का स्क्वायर तो निकल जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर है तो इसका a बाहर आएगा, रूट अंडर में रह जाएगा 3 सिर्फ, क्योंकि इसका पेयर नहीं लग रहा है, तो ये आ गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, AD का मान निकल गया, AD का मतलब ये हुआ कि लंब का मान निकल गया, क्या लंब का मान निकल गया जो कि AD है। तो लंब निकल गया, आधार हमारे पास है, तो हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC, ये हमारे पास देखो ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार, आधार हमारे पास ABC में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आधार है BC हमारे पास 2a है, 2a, तो आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई हमारे पास AD हमारे पास कितना है, रूट अंडर 3a है,
आगे कर लो ये या पीछे कर लो ये, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 से 2 तो कैंसिल, तो हमारे पास आएगा क्या कि √3 आ जाएगा और a से में गुना करेंगे तो a² आ जाएगा। यही हमारे पास क्या आ जाएगा बाबू, आंसर आ जाएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने बेहतरीन तरीके से निकाल लिया है। तो छठा प्रश्न को भी हम बेहतरीन तरीके से, छठा नहीं था ये, कहाँ प्रश्न था, हाँ 5वां, छठा ही प्रश्न था, तो छठा प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से मैंने सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। प्यारे बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 क्या कहता है, जरा यहाँ पे देख लेना। 7 कहता है कि बिंदुओं, क्या कहता है, बिंदुओं इतना इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी सूत्र क्या होता है बाबू, दूरी सूत्र से हम इसको ज्ञात करेंगे। दूरी सूत्र बराबर होता है कि x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर का ये √अंडर होता है ना। आप घबराने की जरूरत नहीं है, आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो बच्चे कहेंगे कि सर गलती लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये a cos थीटा है, इसको हम बोलेंगे x1, ठीक है। 0 है ये y1 बोलेंगे। अब यहाँ 0 है ये x2 है और ये हमारे पास क्या है, y2 है, इस बात को ध्यान रखना। तो x2 हमारे पास क्या है बाबू, x2 हमारे पास क्या है, 0 है, तो 0 माइनस के x1, x1 हमारे पास है a cos थीटा है, इसका कर दो होल स्क्वायर और प्लस में y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास है a sin थीटा है और माइनस के y1 क्या है, y1 हमारे पास 0 है, इसका कर दो होल स्क्वायर। अब देखो रूट है इसके ऊपर ना, तो हम क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, हमने रूट लगा दिया, ओके। अब यहाँ से क्या करते हैं बाबू, देख लो बाबू, 0 में से इसको घटाएंगे तो वही बात है, न जुटता है न घटता है, तो a cos थीटा होगा, a cos थीटा का स्क्वायर क्या होता है, a² और cos स्क्वायर थीटा, यही होगा, ठीक है। प्लस में 0 है, 0 का तो वैल्यू नहीं, न जुटता है न घटता है, तो बचेगा a sin थीटा, तो इसको लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a² और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, रूट है तो रूट लगा दो। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको बाबू कर सकते हैं कि इसमें a² कॉमन ले सकते हैं, तो a² कॉमन लेंगे तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस में sin स्क्वायर थीटा, यही ना बचेगा। अब रूट है तो रूट, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट क्या करेंगे बाबू कि आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, 1 के ना बराबर होता है। तो 1 के बराबर होता है तो a² में 1 से गुना करेंगे तो a² होगा और a² का रूट अंडर निकालेंगे तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि a आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इन पूरे का मान होता है बाबू 1 होता है, इस 1 में a² से गुना करेंगे तो a² होगा। अब a² का रूट अंडर बाहर करेंगे तो एगो a बचेगा, स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो ये हमारे पास a आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बाबू, तो हमने इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 8वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। 8वां प्रश्न क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। देख लो, हम सबसे पहले 8वां प्रश्न को लिख ही लेते हैं कि यदि दिया गया है cos थीटा और प्लस में sin थीटा बराबर में दिया गया है 1, तो हमें सिद्ध क्या करना है बाबू, ये प्रश्न 2000 ईस्वी में पूछा जा चुका है। सिद्ध करना है हमको cos थीटा और माइनस में sin थीटा बराबर में प्लस माइनस का 1, हमें ये सिद्ध करना है। ये तो बड़ा आसान है, चलिए हम इसको क्या करते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो दिया गया है हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ लिखते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर यही नहीं लिखेंगे हल, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस में sin थीटा का होल स्क्वायर और बराबर में 1 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग का मतलब ये हुआ। चलिए हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, इसको लिख सकते हैं a² मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस में b² मतलब sin स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab, तो 2 गुने a के जगह पे है cos थीटा और गुने में b के जगह पे है sin थीटा, हमने कर दिया। बराबर में 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो बड़ा सिंपल है, हमने कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बाबू, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर, हमने 1 रख दिया। अब प्लस में हम क्या करते हैं बाबू,
प्लस में करते क्या है, प्लस नहीं कुछ नहीं करो, बराबर करो, ये बराबर है ना, बराबर करो, तो हमने बराबर कर दिया। ये एक है ना तो एक लिख लेते हैं, ठीक है, एक हमने लिख लिया। प्लस का है पक्षांतर करेंगे तो माइनस का होगा, तो ये वाला इन दोनों का वैल्यू तो हमने पुट कर ही दिया एक, है ना। अब इसको प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तराजू को पलट देंगे इधर, इसको इधर कर देते हैं। तो एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक को तो हम लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा आप प्लस में साइन स्क्वायर थीटा हम लिख ही सकते हैं। इस एक को लिख रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब माइनस का ये है 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो आपने याद रखना इस वाले एक को नहीं कि इस वाले एक को लिख लिए हैं, ये वाले, क्योंकि cos का थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक के बराबर होता है। माइनस में ये है तो ये, और बराबर बचा, बराबर में ये एक है तो एक लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो मैं आपको बताऊं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर होता है, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है cos ए माइनस, अरे सॉरी ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में। तो ए हमारे पास cos थीटा है और माइनस बी हमारे पास है साइन थीटा, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और माइनस में है, माइनस में कुछ नहीं लिखेंगे। अब बराबर में ये एक है तो एक लिखेंगे, क्योंकि इस पूरे का मान आया ये वाला, ठीक है, हमने तोड़ के। अब यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, इसको हम लिख सकते हैं कि cos थीटा माइनस में साइन थीटा बराबर में रूट अंडर एक लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर घटेगा तो रूट पड़ेगा। अब रूट से बाहर करोगे cos थीटा माइनस के साइन थीटा, तो रूट से बाहर करते तो हम लिख सकते हैं प्लस माइनस का एक, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया बाबू, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये प्रूव कर लिया। देखो यही तो प्रूव करना था, cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस का एक, यही सिद्ध करना था, और जो कि सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो ये कैमा प्रश्न था, 8वां प्रश्न था बाबू, 8वां प्रश्न। ओके, आइए अब हम क्या करते हैं, 9वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम 9वां प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत टोटल इसमें ना बाबू 12 प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है। तो ये देखो 9वां प्रश्न क्या कहता है कि गोले की त्रिज्या का व्यास 14 सेंटीमीटर। अब देखो 9वां प्रश्न में कहता है गोले की त्रिज्या का व्यास, तो व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी, है ना। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है ना। तो हम क्या करेंगे बाबू, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कह लो या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कह लो, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे 4 गुने में पाई का मान होता है 22/7, और गुने में r हमारे पास 7 गुने में 7 हम लिख सकते हैं। 7 से 7 तो कैंसिल, तो 22 चौक कितना होता है 88, है ना। गुने में ये 7 बच गया तो 7 गुना करेंगे तो 8 7 56 के 6 हासिल हो जाएगा बाबू 5। 8 7 56, 56 और 5 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो मैं गुना गलती नहीं ना किया हूँ, नहीं किया हूँ। तो 8 7 56 के 6 हासिल 5 हो गया, 8 7 56, 56 और 4 60 एक 61, 616 हो जाएगा आंसर। लेकिन हम ज्ञात क्या किए हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात किए या पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात किए हैं, है ना। तो क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यही हमारे पास आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू। तो आइए अब हम क्या करते हैं, 9वां तो हो गया, अब हम अगला प्रश्न लेते हैं 10वां प्रश्न। तो 10वां इस पेज में तो नहीं है, चलो इसको छोड़ते हैं। 10वां ये रहा, तो बाबू 10वां ये आ जाओ, ठीक है। 10वां प्रश्न क्या कहता है, किसी घन का एक विकर्ण इतना सेंटीमीटर है तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बाबू घन का विकर्ण क्या होता है, 10वां हम ज्ञात कर रहे हैं। घन का विकर्ण यहाँ पे लिखेंगे बाबू, घन का विकर्ण बराबर दिया गया है 9√3। तो घन का विकर्ण एक्चुअली में √3a होता है ना, बराबर में 9√3 आ गया। अब इसमें कटने वाला क्या, √3 से √3 कट गया, तो a का मान आ गया बाबू 9 आ गया। तो a यानी भुजा है, भुजा आ गया 9। हमको ज्ञात क्या करना है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बाबू घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ
क्षेत्रफल जो होता है बाबू घन का वो होता है 6L²। तो हम कर सकते 6 गुने L यानी भुजा होता है, तो भुजा 9 हमारे पास आया है। ए से भी भुजा को प्रेजेंट करते हैं, एल से भी भुजा को प्रेजेंट करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एल के जगह पे लिखेंगे 9, 9 का स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्ट 81 कर देते हैं, क्योंकि एल के जगह पे 9 लिखेंगे, 9 का स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर 81, 81 में 6 से गुना करेंगे तो 6, 8 8 6 48 है ना, 486 आंसर आ जाएगा बाबू, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो आ गया ना हमारे पास। अब ये तो था 10वां प्रश्न। अब हम क्या करेंगे 12वां प्रश्न सॉल्व करेंगे, नहीं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न जो हमारे पास है, यदि किसी आंकड़े की माध्यिका 12 एवं बहुलक 18 है तो आंकड़े का माध्य ज्ञात करें। अब देखो बाबू यहाँ पे माध्यिका कितना दे रखा है, माध्यिका कह लो या माध्य कह लो एक ही बात है। माध्यिका दिया गया है 12 और बहुलक एवं बहुलक दिया गया 18। तो कहता है कि माध्य ज्ञात करें। माध्य बराबर व्हाट, आपको पता है कि बहुलक बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका या 3 माध्यक कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 माध्यक माइनस के 2 माध्य होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, हमको माध्य ज्ञात करना। हम निकाल लेंगे बहुलक हमारे पास 18, तो 18 लिखेंगे बराबर 3 गुने में माध्य क्या है, तो माध्यिका या माध्यक एक ही बात है, तो माध्यिक 12 है तो हम लिखेंगे 12 माइनस के 2 माध्य लिख लेंगे, क्योंकि माध्य तो हमें ज्ञात करना है। तो 12 कितना हो जाएगा 36, तो ये 18 माइनस के 12 36 हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा माइनस के 2 माध्य। समझ में आई बात कैसे किए, अरे 12 36 था, प्लस के 36 था, पक्षांतर करें तो माइनस का 36 हो जाएगा ना, वही बात है। यहाँ से हम आप क्या करेंगे, यहाँ से बाबू हम यहाँ से क्या करते हैं कि 18 में से 36 घटाएंगे तो माइनस के 18 ही होगा, बराबर माइनस के 2 माध्य होगा। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस कैंसिल, 2 से काटो, 9 दूना 18 कट गया, तो माध्य का मान आ गया 9 है ना, तो हम लिख सकते हैं इसलिए माध्य बराबर जो हो जाएगा 9, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू, ये जो क्वेश्चन था 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका था। अब हम क्या करेंगे बाबू 12वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12वां प्रश्न जो देख रहे हैं ये हम लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका था। हम 2015 में बोर्ड एग्जाम दिए थे, है ना, लगभग मेरा क्या साल हो गया, 7 साल हो गया ना, 8 साल पूरने वाला है। तो 2015 में हम दिए थे, उसका मैंने क्वेश्चन ले लिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कहता है कि 12वां प्रश्न क्या है ना, ये 12वां सॉल्व कर रहे हैं। 12वां प्रश्न कहता है कि एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। कुछ नीली गेंद है जो हमें पता नहीं है कि कितना नीली गेंद दिए गए हैं। तो सबसे पहले एक थैला बना लेंगे। इस थैले में लाल गेंद है। लाल गेंद कितनी है बाबू, लाल गेंद है कितनी, 5 है। कितनी है बाबू, 5 है, तो हम यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। कुछ नीली गेंद है, नीली गेंद है, कुछ नीली जो हमको पता नहीं है, तो मान लेंगे x, हमने मान लिया। तो कुल गेंद कितने हो गए, कुल गेंद हो जाएंगे बाबू 5 प्लस x हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो, है ना। कुछ नीली गेंद है, उसको मान लें कि नीली गेंद जो है वो x है और लाल गेंद 5 है, टोटल गेंद हो जाएंगे 5 प्लस x। ठीक है, अब क्या कहता है कि 5 लाल है, कुछ नीली गेंद है। यदि नीली गेंद को निकालने की प्रायिकता लाल गेंद को निकालने की प्रायिकता से दुगुनी है, तो थैले में रखे नीली गेंद की संख्या क्या होगी। तो नीली गेंद हम यहाँ पे मान लेंगे थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से कि माना नीली गेंद बराबर x, और लाल गेंद तो आपको पता ही है, लाल गेंद कितना है बाबू, लाल गेंद हमारे पास 5 है, तो हम 5 लिखेंगे। कुल गेंद कितने हो गए बाबू, कुल गेंद हो गए x प्लस में 5 हो जाएंगे, या 5 प्लस x, कोई दिक्कत नहीं है, अरे जोड़े है जनी मन तेनी कर दो। तो ये आ गया। अब देखो सबसे पहले हम करेंगे क्या, कहता क्या है बाबू कि यदि नीली गेंद को निकालने की प्रायिकता, तो सबसे पहले नीली गेंद निकाल लेंगे, और निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगुनी है, तो हम सबसे पहले नीली गेंद होने की प्रायिकता और लाल गेंद होने की प्रायिकता दोनों निकाल लेंगे। उसके बाद जो भी दुगुनी तिगुनी जो भी है वो हम करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बाबू कि लिखते हैं
नीली गेंद होने की प्रायिकता या नीली गेंद हो, नीली गेंद है ना, नीली गेंद है, इसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम क्या देखना है, जो निकाल रहे वही संभव परिणाम होता है। तो नीली गेंद देखेंगे, नीली गेंद कितने x है, तो यही x ऊपर जाएगा, ये संभव परिणाम, और बटे कुल परिणाम x प्लस के 5, ये आ गया। अब लाल गेंद है, इसकी प्रायिकता, लाल गेंद है ना, इसकी प्रायिकता। तो लाल गेंद है, तो लाल गेंद यानी संभव परिणाम हमारे पास 5 है, और कुल परिणाम x प्लस के 5, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न से चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है वो हम देखेंगे बाबू। तो सबसे पहले नीली गेंद इस तरह लिख लेते हैं, x बटे में x प्लस में 5, और बराबर में इधर हम लिख लेते हैं 5 बटे में x प्लस के 5। अब ध्यान से देखना, इधर नीली गेंद इधर लाल गेंद है। कहता क्या है कि लाल गेंद को निकालने की प्रायिकता से दुगुनी है, यानी नीली गेंद की प्रायिकता लाल गेंद को निकालने की प्रायिकता से दुगुनी। बाबू ये दुगुनी नहीं है, 3 गुनी दिया गया बुक में, दुगुनी टाइप कर दिया गलती, इसका मतलब 3 गुनी हो तो थैले में रखी नीली गेंद की संख्या हो। तो कोई दिक्कत, यहाँ देखिए ध्यान से, यही बारीकी, निकालने की प्रायिकता है ना, कहता है नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो नीली गेंद ये है, निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद प्रायिकता की दुगुनी है। तो बाबू नीली गेंद लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से दुगुनी नहीं 3 गुनी है, तो इसी में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दुगुनी को हटा दिए हैं, 3 कर दिए। तो हमने आपको समझा दिया कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 3 गुनी था, इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, x बटे में x प्लस के 5 कर सकते हैं, बराबर में 5 15, और बटे में x प्लस में 5 कर सकते हैं। अब यहाँ x प्लस 5 ये से कट जाएगा बराबर में, इसलिए तो हमारे पास आ जाएगा x का वैल्यू 15। बाबू नीली गेंद की संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत थैले में 5 यानी 15 नीली गेंद है, और हमारे पास लाल गेंद 5 है। ठीक है, आपने इसको समझ लिया। तो कैमा क्वेश्चन था, 12वां प्रश्न था, और इसे हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, हम इसका जो PDF है ना, हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, देख लेना। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो मिलेंगे।